हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चरण हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई, आप सभी को पता है मैंने आप सभी के लिए कल से एक नई सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम 6500 क्वेश्चनों की ये सीरीज मैं आपके लिए चलाने लग रही हूँ। पहली क्लास हो गई थी और हर एक क्लास में हम 30 क्वेश्चन करेंगे। और हिंदी साहित्य की काफी महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन होंगे। जैसे हमारा पेपर आता है उसी के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन आंसर मिलेंगे भाई। तो अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी आपको जरूर से जरूर करना है। ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन आप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलता है भाई। ठीक है। और जिस भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो क्लास में जाकर आप पीडीएफ लिख देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी भाई। ठीक है। तो क्लास की स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को भी शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखा कीजिए। तो 30 तक क्वेश्चन हो गए थे। आज अपना 31वां क्वेश्चन है। प्रकाशन वर्ष के आधार पर मैथिली शरणगुप्त की रचनाओं का निम्नलिखित में से कौन से विकल्प पर सही अनुक्रम है। ठीक है। मैथिली शरणगुप्त जी की रचनाएं दे रखी हैं, लेकिन हमें सही अनुक्रम में बताना है। ठीक है। सही अनुक्रम इसमें कौन सा है। तो आप सभी को ये तो पता है, जो जयद्रथ वध है ये सबसे पहली रचना है मैथिली शरणगुप्त जी की। तो दो ऑप्शन तो वैसे ही हमारे कट हो गए। तो जयद्रथ वध है, ठीक है, ये कब प्रकाशित हुआ था? 1910 में हुआ था। ठीक है। इसके बाद आएगा भारत भारती, जो 1912 में प्रकाशित हुआ था भाई। ठीक है। जो साकेत है ये 1931 में प्रकाशित हुआ था। और यशोधरा जो है 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो भाई, सही अनुक्रम के अकॉर्डिंग अपना सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। जयद्रथ वर्ध 1910 में, भारत भारती 1912 में, साकेत 1931 में और यशोधरा 1932 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। तो देख लेना, व्याख्या में आप देख सकते हो जयद्रथ वर्ध 1910, भारत भारती 1912, साकेत 1931 और यशोधरा 1932। अगला क्वेश्चन है, रचना और रचना काल की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं हमें वो बताना है। जो सावकाचार है ये देवसेन की बिल्कुल सही है भाई। ठीक है। स्थूली भद्रराज, तो ये विजय सेन सूरी की रचना नहीं है, ये जिन धर्म सूरी की रचना रहेगी। तो अपना बी आंसर ही सही रहेगा, ये सुमेलित नहीं है, यहीं पे पता चल गया। आगे भी देख लेते हैं। बटेश्वर बाहुबली रास ये शालिभद्र सूरी की रचना है। नेमिनाथ रास ये सुमति गण की रचना रहेगी। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं था? बी आंसर सुमेलित नहीं था। व्याख्या में देख लेते हैं। सुदुली बदरास 1209 ईस्वी के रचयिता जिन धर्म सूरी है भाई। जो सुलिभद्रास है इसका प्रकाशन 1209 ईस्वी में हुआ था और इसके रचयिता कौन है? जिन धर्म सूरी है। जबकि विजय सेन सूरी की प्रसिद्ध रचना है रेवंत गिरिरास। ठीक है। विजय सेन सूरी की कौन सी रचना है? रेवंत गिरिरास है, जो 1231 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। अन्य सभी विकल्प सुमेलित है। सावकाचार देवसेन की रचना है, 1933 में प्रकाशित है। बरतेसर बाहुबलीराज शालिभद्र सूरी की, जो 1184 ईस्वी में प्रकाशित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विद्वान ने आदिकालीन सिद्ध कवियों का संग्रह हिंदी काव्य धारा नाम से किया है? ठीक है। तो महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची, या महामुपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। तो हिंदी काव्य धारा किसकी रचना है? राहुल महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन जी की ये रचना रहेगी। आगे व्याख्या में देखते हैं भाई। राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध और नाथों के साहित्य का अन्वेषण किया है और 1945 ईस्वी में हिंदी काव्य धारा नामक ग्रंथ का संपादन किया है। तो हिंदी काव्य धारा का प्रकाशन कब हुआ? 1945 ईस्वी में, जिसमें सिरप्पा आदि सिद्धों की रचनाएं संकलित हैं। हर प्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की रचनाओं को बोध गान और दोहा नाम से प्रकाशित किया था। काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार पूछा जा चुका है ये। अगला है, सभी ऐतिहासिक कहे जाने वाले काव्यों के समान इसमें भी इतिहास और कल्पना का, फैक्ट और फिक्शन का मिश्रण है। सभी ऐतिहासिक मानी जाने वाली रचनाओं के समान इसमें भी काव्यगत और कथानक प्रथित रूढ़ियों का सहारा लिया गया है। पृथ्वीराज रासो के बारे में ये कथन किसका है? तो आपने देख लिया ये कथन
कौन सी रचना के विषय में? पृथ्वीराज रासो के विषय में है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? चंद्रबरदाई जी थे। पूछा गया है, ठीक है, ये कथन किसका? भाई किसने कहा पृथ्वीराज रासो के विषय में? ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, ये राम कुमार वर्मा ने। तो ये कथन भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः जाली नहीं मानते हैं, जैसा कि शुक्ल जी मानते हैं। आपको पता है द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः जाली नहीं मानते, जैसा कि शुक्ल मानते हैं। शुक्ल जी क्या है, इसको जाली मानते हैं। उन्होंने सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना और स्वीकार किया है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने पृथ्वीराज रासो को भी सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है और इसको स्वीकार भी किया है। इसमें इतिहास के साथ साथ कल्पना का मिश्रण है, जो तत्कालीन चरित्र काव्यों की विशेषता है भी। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वी रासो को, ठीक है, किस रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासो को किस रूप में रचित माना है? तो सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना। काफी बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, कुल ही प्रकाशे एक सुत नहीं अनेक सुत नींद, एक चंद सब तमे हरे नहीं उड़गन के वृंद। काव्य पंक्तियों में अलंकार है, तो अलंकार पूछा, इसमें कौन सा है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, दृष्टांत है, उदाहरण है या भ्रांतिमान है? तो भाई इसमें दृष्टांत अलंकार रहेगा। क्या है? दृष्टांत अलंकार है। बी आंसर अपना सही है। व्याख्या में देख लेते हैं। यहाँ पहली पंक्ति में एक सामान्य कथन कहा गया है। क्या है सामान्य कथन? कुल ही प्रकाश से एक सुत, एक अच्छा पुत्र कुल को प्रकाशित करता है, नहीं अनेक सुत निंद, अनेक निंदनीय पुत्र नहीं भाई, ठीक है। और दूसरी पंक्ति में उसी बात का समर्थन करने के लिए बिंब प्रतिबिंब भाव से दूसरा कथन कहा गया है। तो क्या कहा गया दूसरा? एक चंद सब तम हरे नहीं उड़गन के वृंद, एक चंद्रमा अंधकार हरता है तारों का समूह नहीं, ठीक है। जहां उपमेय और उपमान वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहां पे दृष्टांत अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, कविता क्या है? शीर्षक निबंध में व्यक्त हुए विचारों में कौन सा विकल्प असत्य या असंगत है? तो कविता क्या है, ये निबंध किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये निबंध रहेगा। कविता क्या है भाई? तो इसका असंगत कथन हमें बताना है, ठीक है, कौन सा है? तो जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। बिल्कुल सही है भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। और कविता क्या है, इसके अंतर्गत ये आया हुआ है। मनुष्यतर भ्रा प्रकृति की जो प्रधानता मेघदूत में मिली है, वह संस्कृत के प्राय सभी काव्य ग्रंथों में भी है। देखते हैं इसको आगे। कविता मनुष्य के हृदय को सवार संबंधों के संकुचित मंडन से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती। बिल्कुल सही है। काव्य की रस धारा में जो थोड़ी देर के लिए निमग्न न हुआ, उसके जीवन को मरुस्थल की यात्रा ही समझना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें कविता क्या है, इसके विषय में कौन सा कथन गलत है? तो जो बी है ये गलत रहेगा, यानी इस क्वेश्चन का अपना बी आंसर बिल्कुल सही है। और ए सी डी ये अपने सही रहेंगे। कविता क्या है इस निबंध के विषय में। अब हम व्याख्या में भी देख लेते हैं इसको, जिससे आपको अच्छी प्रकार से स्पष्ट हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संस्कृत साहित्य में कालिदास के मेघदूत में प्रकृति का जो आलम्बन रूप मिलता है, वह अन्य संस्कृत काव्यों में दुर्लभ है। शुक्ल जी का मानना था कि अधिकतर कवियों ने प्रकृति का उपयोग केवल उद्दीपन यानी सजावट के लिए किया है। अतः प्राय सभी काव्य ग्रंथों में कहना शुक्ल के मत के विरुद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी नियमों या अनुदेशों को आवश्यकता अनुसार कार्यालय के सभी अधीनस्थ कर्मचारियों को सामान्य रूप से सूचित करने हेतु निम्नलिखित में से किस प्रारूप का प्रयोग किया जाता? तो किसका किया जाता है भाई? ज्ञापन का, अर्धशासकीय पत्र का, या परिपत्र का, या विज्ञप्ति का? तो जो परिपत्र है यानी सर्कुलर है, इसका प्रयोग किया जाता है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देखते हैं,
जब कोई सूचना, निर्देश या आदेश एक साथ अनेक कार्यालयों या अनेक कर्मचारियों को भेजा जाना हो तो उसे परिपत्र यानी सर्कुलर कहते हैं। यह एक प्रकार का गस्ती पत्र होता है। ठीक है, जो परिपत्र है इसको दूसरा परिपत्र जो है इसका दूसरा नाम क्या है तो गस्ती पत्र रहेगा, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त शब्द है। लौट कर आया हुआ तो भाई आगत है, अनुगत है, प्रत्यागत है या अभ्यागत है, तो प्रत्यागत रहेगा। ठीक है, प्रत्यागत रहेगा लौट कर आया हुआ के लिए सबसे उपयुक्त शब्द है। व्याख्या में देख लेते हैं प्रत्यागत शब्द। ठीक है, इसकी संधि क्या है, प्रति प्लस में आगत रहेगी, प्रति इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ वापस आया हुआ या लौट कर आया हुआ होता है। ठीक है, आगत का अर्थ आया हुआ और अभ्यागत का अर्थ अतिथि यानी सामने आया हुआ होता है। ठीक है, अभ्यागत का क्या अर्थ बताया है, अतिथि बताया, ध्यान रखना अतिथि होता है। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का संस्मरण यानी रेखा चित्र निम्नलिखित में से नहीं है। जो महादेवी वर्मा का रेखा चित्र या संस्मरण नहीं है वो हमें बताना है। माटी की मूर्तें, अतीत के चलचित्र, पथ के साथ या स्मृति की रेखाएं। जो माटी की मूर्तें हैं ये महादेवी वर्मा का संस्मरण या रेखा चित्र नहीं है, बल्कि किसका है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी का रहेगा रेखा चित्र ये। तो ये आंसर अपना सही है। माटी की मूर्तें 1946 में प्रकाशित प्रसिद्ध रेखा चित्र संग्रह रामवृक्ष बेनीपुरी का है भी। और शेष तीनों अतीत के चलचित्र, पथ के साथी और स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध कृतियां हैं भी। आगे है, भारतेंदु युग के एक और मध्यकालीन दरबारी संस्कृति थी और दूसरी ओर आम जनता में एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के लिए वातावरण तैयार करना था। यह कथन किसका, काफी महत्वपूर्ण कथन है। ठीक है, आपको ध्यान रखना किसका कथन है, तो बच्चन सिंह का है, नावर सिंह का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है या रामविलास शर्मा का। तो ये कथन रामविलास शर्मा जी का रहेगा। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। व्याख्या में और देख लेते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्या, ठीक है, इनकी पुस्तक का क्या नाम बताया है, रामविलास शर्मा की पुस्तक का भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्या में भारतेंदु युग का विस्तृत विवेचन किया है। वे इस युग को जनवादी और नवजागरण का युग मानते थे जो दरबारी संस्कृति के विरुद्ध खड़ा था। यह कथन किनका है, रामविलास शर्मा जी का रहेगा। आगे क्वेश्चन है, व्याकरण का स्फोटवाद किस सिद्धांत के मूल में जाना जाता है, तो किस सिद्धांत के मूल में जाना जाएगा, औचित्य सिद्धांत के, वक्रोक्ति सिद्धांत के, रस सिद्धांत के या ध्वनि सिद्धांत के। तो जो स्फोटवाद है ये ध्वनि सिद्धांत के मूल में जाना जाता है भाई। डी आंसर सही है। आचार्य आनंदवर्धन ने अपने ध्वनि सिद्धांत की स्थापना व्याकरण के स्फोटवाद के आधार पर की थी। जिस प्रकार व्याकरणों ने वर्णों से अर्थ की प्रतीति के लिए स्फोट को माना है, उसी प्रकार आनंदवर्धन ने वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ की प्रतीति के लिए ध्वनि को स्थापित किया था। आनंदवर्धन ने भी पूछा भी जाता है ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, आनंदवर्धन जी रहेंगे। आगे है भी क्वेश्चन, बुरे काम का बुरा फल अर्थ को व्यंजित करने वाली लोकोक्ति कौन सी है। ठीक है, बुरे काम का बुरा फल, ये अर्थ दे रखा है, इसकी लोकोक्ति हमें बतानी है कौन सी है। तो अटका बनिया दे उधार नहीं भाई, आग खाएगा तो अंगार उगलेगा, आधा तितर आधा बटेर, एक अनार 100 बीमार। तो बी आंसर सही रहेगा, आग खाएगा तो अंगार उगलेगा, यानी बुरे काम का बुरा फल ही। ठीक है, व्याख्या में देखते हैं, आग खाएगा तो अंगार उगलेगा का सीधा अर्थ है जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, यदि बुरा करोगे तो परिणाम भी बुरा ही होगा भाई। अगला क्वेश्चन है, विधा, रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत विकल्प हमें बताना है। तो देखते हैं भाई, जो असंगत है वो देख लेते हैं। तो भाई देखते हैं, संस्मरणात्मक रेखा चित्र हम हसमत कृष्णा सोबती का बिल्कुल सही है, बिल्कुल कृष्णा सोबती जी का ये भी। रिपोर्टाज रेखा और चित्र ये धर्मवीर भारती का है, नहीं भाई ये गलत है। आगे है आत्मकथा नील यक्षिणी देवेंद्र सत्यार्थी के, बिल्कुल सही है भाई। जो नील यक्षिणी आत्मकथा और किसके, देवेंद्र सत्यार्थी के, ध्यान रखना है। जीवनी आवारा मसीहा,
ठीक है, ये किसकी है, विष्णु प्रभाकर जी है। ठीक है, यहाँ पर लेखक लिख रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो रचनाएं हैं उनके नाम है और यहाँ पे विधा लिख रखी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी आंसर क्या है, गलत है। ठीक है, रेखाएं और जो चित्र है ये उपेंद्र नाथ अश्क जी का है। किसका है, उपेंद्र नाथ अश्क जी का है। ठीक है, रेखा चित्र या संस्मरणीय रहेगा। ठीक है, तो बी आंसर अपना सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब इसमें व्याख्या है, व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पे रेखाएं और चित्र 1955 में प्रकाशित उपेंद्र नाथ अश्क का रेखा चित्र या संस्मरण संग्रह है, न कि धर्मवीर भारती का रिपोर्टाज। धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध रिपोर्टाज युद्ध यात्रा है। कौन सा है, युद्ध यात्रा है धर्मवीर भारती का रिपोर्टाज। अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित है। हम हसमत कृष्णा सोबती का नील यक्षिणी, देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथाकांश और आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी यानी विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित है। अगला क्वेश्चन है, प्रोषित पत्रिकाएं हो जितनी भी सखी उन्हें निमंत्रण दिया। उर्मिला प्रोषित पत्रिकाओं को मुख्यतः क्यों आमंत्रित कर रही है। तो क्यों कर रही है, ठीक है, तो देख लेते हैं क्यों कर रही है भाई। सामाजिक कार्यों में उनका सहयोग पाने के लिए नहीं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए नहीं, आमोद प्रमोद द्वारा उनकी वंदना दूर करने के लिए नहीं, समदुखियों के साथ से एक दूसरे का दुख बांटने के लिए। क्या भी, समदुखियों के साथ एक दूसरे का दुख बांटने के लिए जो उर्मिला है ये प्रोषित पत्रिकाओं को आमंत्रित कर रही है। तो डी आंसर सही रहेगा। अब इसको व्याख्या में अच्छी प्रकार से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यह पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से ली गई है। ठीक है, इन पंक्तियों को भी आपको ध्यान रखना, क्या पता अगली बार आपके सामने ये आ जाए। ठीक है, साकेत महाकाव्य है और उससे ये पंक्तियां ली गई है। मैथिली शरण गुप्त इसके रचनाकार रहेंगे। उर्मिला लक्ष्मण के वियोग में प्रोषित पतिका यानी जिसका पति विदेश गया हो है भाई, वह पक्षियों या सखियों को बुलाना चाहती है जो उसी की तरह विरही हो, ताकि समान दुख वालों के साथ मिलकर दुख हल्का हो सके यानी दुख बट सके भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में छंद का लक्षण सही नहीं है। भाई छंद का लक्षण सही नहीं है वो हमें बताना है। तो देख लेते हैं। रोला मात्रिक अर्धसम छंद है, तो भाई अर्धसम नहीं है। ठीक है, ये क्या है, सम मात्रिक छंद है। रोला क्या है, सम मात्रिक छंद है, तो पहला ही गलत है। आगे भी देख लेते हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, बिल्कुल होती है भाई। उल्लाला छंद के विषम चरणों में 15 एवं सम चरणों में 13 मात्राएं होती है। हरि गीतिका छंद के अंत में लघु गुरु आता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला ही ऑप्शन अपना गलत रहेगा भाई, ये ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, सॉरी व्याख्या देख लेते हैं। रोला एक सममात्रिक छंद है, अर्धसम नहीं है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। दोहा, सोरठा, बरवे और उलाला अर्धसम मात्रिक छंद होते हैं और सभी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास विधायक 4 ग्रंथ हैं। जो हिंदी साहित्य है, ठीक है, इसके कितने ग्रंथ है, 4 ग्रंथ है भाई। कौन कौन से, मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान और इस्तवार दलाल ये हिंदुस्तानी। तो इन सभी रचनाओं को आरोही क्रम में हमें रखना है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। तो इस्तवार द ललित हिंदुस्तानी किसका है, गारसा तासी का है। ठीक है, इसका प्रथम भाग में 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो पहले तो यही आएगा अपना। ठीक है, दूसरे पे शिव सिंह सरोज है। ठीक है, दूसरे पे कौन सा, शिव सिंह सरोज है और इसके रचनाकार कौन है, शिव सिंह सेंगर रहेंगे। 1883 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। उसके बाद द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसके रचनाकार कौन है, तो ग्रियर्सन जी रहेंगे भाई। ठीक है, तीसरे नंबर पे आएगा, 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, फिर है मिश्र बंधु विनोद, 4th नंबर पे आएगा मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, मिश्र बंधु इसके लेखक रहेंगे। 13 ईस्वी में इसका
इसके प्रथम 3 भाग प्रकाशित हुए थे 1913 में। फिर 1934 में इसका चौथा भाग प्रकाशित हुआ था मिस्र बंधु विनोद का। तो पहले द, फिर ब, ठीक है, पहले द, फिर ब, फिर स, फिर ए। तो द ब स ए, तो द ब स ए अपना सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन सही रहेगा। अब इसकी व्याख्या में देख लेते हैं, व्याख्या में यही है भी सेम, ठीक है। इस्तवार दालालित्र 1187 का है, 1839 में इसका प्रथम भाग प्रकाशित हुआ। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर का 1883 में प्रकाशित हुआ था। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान गिरियसन जी का 1888 में प्रकाशित हुआ था। मिस्र बंधु विनोद मिस्र बंधु जी का है, ठीक है, 1913 ईस्वी में इसका प्रथम 3 भाग प्रकाशित हुए थे और 1934 ईस्वी में इसका चौथा भाग प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, डायरी लेखन की विशेषताओं के संबंध में असंगत कथन हमें बताना है, ठीक है। जो डायरी लेखन है इसकी विशेषताओं के संबंध में जो गलत कथन है वो हमें बताना है। तो देख लेते हैं, डायरी लेखन में विविध लेखन विधियों का स्पर्श रहता है, ठीक है, बिल्कुल सही है भी। डायरीकार साहित्यिक संभावना के प्रति उदासीन रहता है, नहीं। डायरी लेखन में व्यक्ति सापेक्षता अधिक रहती है, बिल्कुल सही है। डायरी लेखन डायरीकार की प्रामाणिक अभिव्यक्ति होती है, बिल्कुल सही है। तो इसमें असंगत ही पूछा था, असंगत कौन सा है, बी ऑप्शन असंगत रहेगा, यानी इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है। व्याख्या और देख लेते हैं, यह कथन गलत है यद्यपि डायरी नितांत निजी होती है, ठीक है। डायरी जो क्या है निजी होती है, परंतु एक रचनाकार जब डायरी लिखता है तो वह उसके साहित्यिक सौंदर्य और भावनाओं का पूरा ध्यान रखता है। हिंदी में एक साहित्यिक की डायरी मुक्ति बोध इसका प्रमाण है। डायरी अब एक प्रतिष्ठित साहित्यिक विधा भी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। सभी के सभी पर्यायवाची किसमें नहीं है वो हमें बताना है, ठीक है। तो शैलजा गिरिजा अकरजा अनल पावक कृषाणु, ठीक है भाई, अभर शून्य व्योम, ठीक है, अरुण मार्तंडे मिहिर। तो शैलजा गिरिजा और अकरजा यही क्या है, ठीक है, एक के नहीं ये अलग अलग के पर्यायवाची यहाँ पे दे रखे हैं। शैलजा है ये पर्वत की पुत्री यानी पर्वत का पर्वत की पुत्री, ठीक है, यानी पार्वती का पर्यायवाची है शैलजा और गिरिजा। और जो अकरजा है, ठीक है, ये किसका है, ये यमुना का पर्यायवाची रहेगा, यानी सूर्य यानी अकर की पुत्री, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या है, आग के पर्यायवाची है, ये आकाश के पर्यायवाची है। और भाई अरुण मार्तंडे और मिहिर ये सूर्य के पर्यायवाची रहेंगे। तो अपना ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। नीचे दे रखे आप देख सकते हैं। आगे है, इनमें से नागार्जुन की रचना नहीं है। नागार्जुन जी की रचना कौन सी नहीं है वो हमें बतानी है। हजार हजार बाहों वाली तो है, प्यासी पथराई आंखें भी है, सतरंगे पंखों वाली, सतरंगे पंखों वाली ये भी नागार्जुन की है, लेकिन जमुन जल तुम ये इनकी रचना नहीं है बल्कि केदारनाथ अग्रवाल की रचना रहेगी। तो डी आंसर अपना सही है। डी आंसर में जो जमुन जल तुम हो ये नागार्जुन जी की रचना नहीं है। व्याख्या में देख लेते हैं, जमुन जल तुम प्रगतिवादी कवि है कौन, केदारनाथ अग्रवाल। तो केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि है, इनकी ये रचना रहेगी। शेष तीनों इन्हीं की रचना है, नागार्जुन की हजार हजार बाहों वाली, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली और बाबा नागार्जुन जी की प्रसिद्ध काव्य कृतियां है ये सभी। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल की विशिष्टता की ओर संकेत करता निम्नलिखित पद्य किस कवि का है। तो रीतिकाल की विशिष्टता की ओर संकेत करता हुआ नीचे एक पद दिया गया है, ये पूछा गया है किसका है ये। तो आगे केसु कवि रिझे तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमरिन को बहाना। काफी महत्वपूर्ण है भैया, काफी महत्वपूर्ण। ये सेनापति का है, देव का है, मतीराम का या भिखारी दास का। तो ये जो पंक्तियां है यानी पद है ये भिखारी दास का रहेगा। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। यह अत्यंत प्रसिद्ध उक्ति रीतिकाल के अंतिम प्रमुख आचार्य भिखारी दास की है। ग्रंथ काव्य निर्णय में से लिया गया है। इसमें उन्होंने रीतिकाल की उस प्रवृत्ति पर व्यंग्य या टिप्पणी की है जहां श्रृंगारिक रचनाएं भक्ति के आवरण में की जाती थी। उनका कहना था कि
यदि लोग इसे कविता मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो इसे राधा कृष्ण के स्मरण का बहाना ही समझा जाएगा। और काव्य निर्णय की ये पंक्तियां है, अगर पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं। किस विकल्प में हार प्रत्यय से नियमित शब्द नहीं है, यानी हार प्रत्यय नहीं लगा हुआ है उस शब्द में। होनहार में है विहार, जाननहार में भी है, मरणहार में भी हार लगा हुआ है, लेकिन लुहार में, ठीक है, ये हार प्रत्यय नहीं है। डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। लुहार में लोहा मूल शब्द है और आर लुहार, आर क्या है, प्रत्यय लगा हुआ है। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। व्याख्या देख लेते हैं। लुहार शब्द में आर प्रत्यय है, न कि हार। यह शब्द लोहा इसका मूल है और आर प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। अन्य तीनों शब्द हनिहार, होनहार, जानहार, मरणहार में हार कृदंत प्रत्यय है, जिसका प्रयोग है जो वाला के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे होने वाला, जानने वाला। आगे है, हीनता ग्रंथि और श्रेष्ठता ग्रंथि का अतिरेक व्यक्ति को मानसिक रोगी बना देता है, यह विचार प्रस्तुत करने वाला मनोवैज्ञानिक है। तो कौन सा मनोवैज्ञानिक है? मैकडूगल है, फ्रॉयड है, अल्फ्रेड एडवर है, या कार्ल गुस्ताव जुंग है। तो अल्फ्रेड एडलर रहेंगे। इसका आंसर सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। रस और उसके स्थायी भाव की दृष्टि से असंगत विकल्प है। ठीक है, गलत कथन हमें बताना है रस और उसके स्थायी भाव की दृष्टि से। तो वीर उत्साह का बिल्कुल सही है भाई स्थायी भाव। रौद्र क्रोध का है स्थायी भाव, बिल्कुल सही है। अद्भुत विस्मय का है, बिल्कुल सही है। विभत्स जो शोक, ये गलत है, ये शोक रस का नहीं है विभत्स। ठीक है, विभत्स का स्थायी भाव क्या होता है? तो जुगुप्सा है, यानी घृणा होता है, न कि शोक। शोक करुण रस का स्थायी भाव रहेगा। अन्य सभी विकल्प बिल्कुल सही है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, रौद्र रस का क्रोध है, और अद्भुत रस का विस्मय रहेगा। आगे है भाई, अर्थशास्त्र के पत्तर के संबंध में असंगत कथन हमें बताना है। तो असंगत कथन हमें बताना है, देख लेते हैं कौन सा असंगत है। तो हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी स्वयं संबोधन करता है, बिल्कुल ठीक है। इसमें विषय व संदर्भ अनिवार्यतः लिखा जाता है, नहीं, गलत है ये। यह किसी विषय पर अधिकारी की निजी संपत्ति के लिए भी लिखा जाता है, ये ठीक है। इसकी भाषा सरल व स्पष्ट होती है, बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या पूछा था? असंगत पूछा था, और असंगत भी है। इस क्वेश्चन का भी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देखते हैं भाई, अर्धशासकीय पत्र का मुख्य उद्देश्य अनौपचारिकता और व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करना होता है। इसलिए शासकीय पत्रों की तरह इसमें विषय और संदर्भ की कठोर अनिवार्यता नहीं होती और अक्सर इसे छोड़ दिया जाता है या अनौपचारिक ढंग से लिखा जाता है। इसमें मैत्रीपूर्ण भाषा और व्यंग्यगत स्पर्श प्रधान होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रंथ एवं लेखक की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का बिल्कुल सही है भाई। हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रहेगा, बिल्कुल सही है भाई। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, नहीं भाई। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है भाई। ठीक है, तो अपना सही आंसर ही गलत रहेगा। रीतिकाल की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र की बिल्कुल सही है भाई। तो भाई सही आंसर अपना सही है, ये क्या है? गलत है। और इसमें गलती पूछा था। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में प्रकाशित ग्रंथ के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रहेंगे। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का प्रसिद्ध ग्रंथ है हिंदी भाषा का इतिहास। ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा ने कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है? हिंदी भाषा का इतिहास लिखा है, और उनके संपादन में हिंदी साहित्य कोश है। अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, कथन दे रखा है, आपको बताना है किसका है। तो भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थितियों के अनुरूप हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंत साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे।
यह कथन इनमें से किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है, राम कुमार वर्मा का है, हरवंश लाल शर्मा का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो भाई ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। व्याख्या में देख लेते हैं। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास से उद्धृत है। शुक्ल जी का मानना है कि यदि दक्षिण से आई भक्ति धारा ने उत्तर भारत में सूफियों और संतों के माध्यम से प्रेम और सामान्य भक्ति मार्ग को प्रस्तुत किया, जबकि इसके पूर्व नाथ पंथियों की साधना हृदय पक्ष शून्य शुष्क थी, जिसमें प्रेम और भावुकता का अभाव था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? ठीक है, सही विलोम नहीं है वो हमें बताना है। कर्मठ, कृपण, यही गलत है भाई। आर्द्र शुष्क बिल्कुल सही है। उद्धत विनित बिल्कुल सही है। आध ये अनंत, आध अनंत ये भी बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन गलत है, ये सही विलोम नहीं है और सभी सही हैं। कर्मठ काम में निपुण यानी परिश्रमी को कहा जाता है, इसका सही विलोम होगा अकर्मण्य। क्या भी? अकर्मण्य। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कर्मण्य हो गया या आलसी होता है भाई। परिश्रमी आलसी, कर्मठ अकर्मण्य। ठीक है, वही जो कृपण है क्या, और इसका विलोम क्या रहेगा? कृपण का दानी या उद्धार होता है। ठीक है, और सभी विलोम सही है। निम्नलिखित में से शब्द युगम के अर्थ भेद की दृष्टि से असंगत विकल्प है। तो इनमें से असंगत विकल्प कौन सा रहेगा? जो गलत है वो बताना है। प्रदीप, प्रतीप, प्रदीप दीपक, प्रतीप उल्टा बिल्कुल सही है। मेघ, मेघ, मेघ बादल, मेघ यज्ञ बिल्कुल सही है। उपल, उत्पल, क्या भी? उपल उत्पल। तो उपल कमल पत्थर, ये गलत दे रखा, उपल पत्थर होता है और उत्पल कमल होता है। ठीक है, तो अपना सी आंसर ही गलत है। वर्ण, 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 वर्ण जो है रंग होता है और वर्ण ये होता है घाव। तो जो सी आंसर है ये अपना सही रहेगा, यानी गलत यही है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ अर्थ विपरीत लिख दिए गए हैं। ये सही अर्थ है, उपल पत्थर यानी ओला होता है और उत्पल कमल होता है। आगे है, कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, विलपत लखन सिए सबरानी। प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा है, सलेस है, यमक है या उपमा है? तो भाई इसमें उपमा अलंकार रहेगा। कुलिस में देख लेते हैं, यह वाणी यानी वाणी की कठोरता की तुलना, ठीक है, कुलिस यानी वज्र से की गई है। कुलिस कठोर का अर्थ है वज्र के समान कठोर। यहाँ समसा का वाचक शब्द लुप्त है, यानी लुपोत्मा, क्या भी? लुपोत्मा। किंतु उपमेय यानी बानी, उपमान यानी कुलिस और साधन साधारण धर्म इसमें कठोर मौजूद है, अतः यहाँ पे उपमा अलंकार रहेगा। आगे क्वेश्चन है, इस क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा भी। तृतीय सूतीय कलकरण विभूषण बालकांड की इस पंक्ति के अनुसार भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण के समान कौन है? तो कौन है? राम और लक्ष्मण है, लक्ष्मण और सीता है, राम और सीता है, तुलसीदास एवं काकभूषणी है। तो राम और लक्ष्मण है भाई। तो ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देखते हैं, तुलसीदास जी ने श्री राम चरितमानस के बालकांड में भक्ति के मानवीकरण किया है। ठीक है, जो तुलसीदास जी है इन्होंने श्री रामचरितमानस के बालकांड में भक्ति जो है इसका मानवीकरण किया है। उन्होंने लिखा है, भक्ति सुतिये कल कर्ण विभूषण जग हेतु विमल विधु पूषण, सॉरी विभूषण नहीं पूषण, भक्ति सुतिये कल कर्ण विभूषण जग हित हेतु विमल विधु पूषण। यहाँ राम और लक्ष्मण को भक्ति रूपी स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण यानी कुंडल बताया गया है। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, यानी 60 क्वेश्चन अपने हो गए हैं। ठीक है, और हर एक क्लास में आपको 30 क्वेश्चन ही मिलेंगे। क्लास आपको 7 से लेकर 8 बजे के बीच मिल जाती है रात को। ठीक है, तो भाई सभी को ये क्लास देखनी है और शेयर भी करनी है। ठीक है, आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी।
अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी आप जरूर से जरूर करें भी, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जिस भी बच्चे को चाहिए तो मुझे कमेंट में पीडीएफ लिख देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।